पाकिस्तान को पीएम मोदी की 2 चूक, बोले अरुणाचल या कश्मीर कहीं भी कर सकते हैं मीटिंग। सोनिया गांधी की फिर बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम निगरानी में। महाराष्ट्र में जालना हिंसा के बाद 19 बसों में हुई तोड़फोड़, कई जिलों में बंदी का ऐलान, उद्धव ने केंद्र को बताया हिंदू विरोधी। गोरखपुर में सीएम योगी ने की महिला व्यवसायी की आर्थिक मदद, 5 लाख का सौंपा चेक, दुकान में आग लगने का हुआ नुकसान। ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान, बोले 2024 से पहले बीजेपी ज्वाइन करेंगे शिवपाल यादव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उधम सिंह नगर के जसपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने सभी से दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में सहयोग के लिए घर की मिट्टी या चावल लाने के लिए जोर दिया। अजय भट्ट ने बताया, प्रधानमंत्री ने आह्वान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि जाति समुदाय से ऊपर उठकर हर वर्ग के लोग आज इसमें जुड़ गए हैं। गांव-गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है। लोग अपने आंगन की मिट्टी और चावल कलशों में रख रहे हैं ताकि उनका सहयोग दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में उपयोग हो सके। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, आज लोगों ने हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लिया है। जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठकर हर समुदाय के लोग, देश का हर नागरिक आज इससे जुड़ गया है। जो इस समय गांव-गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, लोग अपने आंगन की मिट्टी लेकर कलशों में रख रहे हैं। जिनके बड़े मकान है, लेंटर के मकान है, घर में मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वो चावल डाल रहे हैं ताकि उनका सहयोग राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र निर्माण में कहीं कम ना हो, बार बार रहे। इसके बाद जो हमारी वाटिका बनने वाली है दिल्ली में, इतनी जबरदस्त वाटिका बनेगी कि जिसमें तरह तरह के वृक्ष होंगे, तरह तरह के फूल पत्तियां होंगी, और जो भी जाएगा वहां पर उसको यह एहसास होगा कि इसका निर्माण मेरे आंगन की मिट्टी से हुआ है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश रखा है। अपनी माटी, अपनी धरती, अपने देश से जोड़ने का ये सर्वोत्तम कार्यक्रम आज तक का रहा है। हाँ, पूरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो रहा है। देखिए, बाईपास इतने बड़े अमाउंट से यहाँ बना है, आप बाहर यहाँ के लोग नजीबाबाद निकल सकते हैं। और इसी तरह से रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन यहाँ कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाला है। और स्टेडियम की मांग यहाँ पर आई है। जो स्टेडियम पहले खेल विभाग को आ गया था, आज वो स्टेडियम सिद्धपुर को चले गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उसमें घोषणा है। किन कारणों से गया, उसमें हमने पहले भी जांच कराई है। मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता करने वाले हैं और वो स्टेडियम को भी यहाँ पर लाने की हमारी पूरी कोशिश है। जैसे पतरामपुर की बड़ी भारी समस्याएं थी, हम लोग वहाँ बीच में गए, उनका निराकरण भी किया जा रहा है। साथ में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि हमारी बेटियाँ, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे हैं, लेकिन वो हाई स्कूल से आगे पढ़ ही नहीं पा रही है। जंगलों का रास्ता है, आगे आने जाने में बड़ा खतरा रहता है जंगली जानवरों का। तो कुछ स्कूल हमारे उच्चीकरण होने हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ कार्रवाई चलाई है। जैसे पतरामपुर क्षेत्र है, इससे आगे का जो भाग है वो बिल्कुल, आपने देखा कि वहाँ एक झील है हमारी बहुत बड़ी, उसका नाम है तीरथ नगर है। तो वहाँ न तो इधर जा सकते आप डैम से, तीरथ नगर से, न आप इधर आ सकते हैं क्योंकि जंगल है, खतरा रहता है। वहाँ पर टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, और भी सुअर वगैरह जंगली जानवर हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से माता पिता हाई स्कूल के बाद अपनी छोटी बच्चियों को भेजते नहीं हैं।
हमने आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार यहाँ जरूर इंटरमीडिएट तक स्कूल खोलेगी, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। हॉस्पिटल की जो कमियां हैं उसे भी पूरा किया जाएगा। 30 लाख रुपए की कीमत से अल्ट्रासाउंड मशीन जो हमने दी थी, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है आज कि वो 2 दिन हफ्ते में निःशुल्क गर्भवती बहनों का यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करती है और सामान्य लोगों का 500 रुपये में ही अल्ट्रासाउंड कर देती है। तो ये सुविधा भी हमारे लोगों को मिल रही है। तमाम चीज़ें जो हो सकती हैं उसको हम लोग कर रहे हैं और जो जो डिमांड क्षेत्रों से आ रही है उन पर बहुत गंभीरता से गौर किया जाता है, उसका समाधान भी किया जाता है। चमोली की सीमा पर बसे मंडल घाटी से लेकर कर्णप्रयाग, गैरसेण, पोखरी, थराली क्षेत्र के लोग भी अब आंदोलन की राह पकड़ने लगे हैं। जनपद में नौटी, नंदासेण, कफलुड़ी, पुनगांव में आदि स्थानों पर व्यापारियों ने बाजार बंद करके कर्णप्रयाग तहसील में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है छोटे मोटे रोजगार के माध्यम से वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। कोरोना के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया है सभी को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अब स्थानीय लोगों के रोजगार के साधन उजाड़े जा रहे हैं। हमारे जमीन को, हमारी रजिस्ट्री जमीन को भी अपनी जमीन बता के अतिक्रमण घोषित कर रही है और हमारी मकान तोड़ने की कोशिश कर रही है और चिन्हीकरण कर दिया है। हमारी सिंपल से ये मांग है कि पहले इन्होंने चिन्हीकरण अगर किया है तो किस बेसिस पे किया है? क्या हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है? हम यहाँ पे कुछ आदिकाल से रह के आ रहे हैं, हमारे तो पता नहीं कितनी पुश्तें गुजरी, आज हमें अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है। हम तो यहाँ के मूल निवासी नहीं। ये जमीन पे तो पहला हक हमारा ही था। आज वही हक मांगने के लिए हमने अपने पूरे कर्मचारी जितने वासी हैं वो यहाँ पर हक मांगने के लिए एसडीएम कार्यालय में आ रहे हैं। सर हमारी मांग तो यही है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम से हमारे दिन जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी उत्पीड़न हो रहा हमारा, वो बिल्कुल अनैतिक है, अन्यायपूर्ण है। क्योंकि पहाड़ है ये और पहाड़ी जमीन पर हर किसी को रोड की सुविधा चाहिए, इसलिए रोड की मांग करता है। और अपनी पैतृक जमीन पर हमने जीवन भर की जो भी पूंजी थी उसको लगा के अपने परिवार सहित अपना व्यवसाय, अपना रोजगार उसी से हमारा चलता है। और आज अतिक्रमण के नाम से यदि उसको उजाड़ा जाएगा तो हम तो रोड पर है, हमारे पास कोई करने के लिए कहीं जगह नहीं है कि हम कहा रहे हैं। पहले तो पहाड़ों में जमीन नीचे के पास है, एक एक दो चार नाली 5 नाली होगी, वो कुछ रोड निकल गया, थोड़ा बहुत सब बचा हुआ उसमें हमने रहने के लिए जो है कि भवन निर्माण के अपनी जीवन की पूंजी उसमें लगा दी। आज बोले अचानक बोले कि अतिक्रमण, हम कोई बाहर से तो यहाँ आए नहीं है कि जो हमने अवैध कब्जा कर पैतृक जमीन पर बना रखा है। हरिद्वार में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। खनन माफिया आए दिन बेखौफ होकर नदी का सीना चीर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल ये है आखिर किसकी शय पर और संरक्षण में ये बढ़ेगी। शांतशाह क्षेत्र की नदियों में अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। अगर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात करें तो हरिद्वार जिले के कप्तान टीम बनाकर अवैध खनन पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी किसी को कुछ मालूम नहीं। देखिए इसमें दो चीजें हैं कि जो हमारे जिलाधिकारी और पुलिस की और खनन की जो है संयुक्त टीम भी बनाई जा चुकी है, जिसमें जो सूचना आने पर समय समय पर उसमें कार्रवाई की जाती है। खासकर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा शिकायत आती है, जो हमारे लक्सर के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ नदी का इलाका खुला हुआ है, हमेशा पुलिस और प्रशासन की टीमें उसमें कार्रवाई करने की प्रयासरत रहती है, लेकिन हमेशा पकड़े नहीं जाते। अभी लगातार प्रशासन की टीम ने भी, पुलिस की टीम ने भी लक्सर भोजपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई की है, साथ ही साथ गुजरावाला क्षेत्र, भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है। क्योंकि इस तरह की जो अवैध गतिविधि में लिप्त रहते हैं वह कहीं ना कहीं इतने खुले इलाके हैं, जैसे ही वो पुलिस की दूर से कहीं गाड़ी आता देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो इसको देखते हुए इस पे रैंडम सरप्राइज चेकिंग के लिए वो टीम बना दी गई है और जो भी सूचना पब्लिक के द्वारा या कहीं किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए एसओ अलग से टीम भेजी जा रही है।
34 वर्षों की लंबी सेवा के बाद रुद्रप्रयाग जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात दिगंबर सिंह राणा की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भव्य विदाई दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जितेंद्र सक्सेना ने कहा, रुद्रप्रयाग जनपद में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिगंबर राणा पिछले 3 वर्षों से कार्यरत थे। उनकी सेवानिवृत्ति पर खुशी का माहौल है। दिगंबर राणा एक कर्तव्य निष्ठ, ईमानदार और अपने कार्य के प्रति हर समय सजग रहते थे। निश्चित उनकी सेवानिवृत्ति से विभाग को उनकी कमी खलेगी, लेकिन खुशी यह है उनका 3 वर्षों का जनपद रुद्रप्रयाग और 31 वर्षों का कार्यकाल अन्य कई जनपदों में शानदार रहा। श्री दिगंबर सिंह राणा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का लगभग 34 वर्ष की सफलतापूर्वक सरकारी सेवा के बाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपका कार्यकाल विभिन्न पदों पर बड़ा ही सफलतापूर्वक रहा है और आप बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अपने कार्यों के प्रति सजग और संवेदनशील रहने वाले अधिकारी रहे हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राणा जी बहुत ही व्यवहार कुशल अधिकारी थे और उनका जो क्रियाकलाप था बहुत ही सराहनीय था। वो अपने कार्य में निपुण थे और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अपेक्षा करता हूँ इसी प्रकार ये सेवानिवृत्ति के बाद ही अपना सहयोग समाज को देंगे, जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिले। जनपद से हूँ। मेरी फर्स्ट जो सेवा थी चमोली में पांडु के सर भास्कर पांडु के बहुत बिकट और दुर्गम स्थान था और उस 34-35 साल पहले की स्थिति क्या थी वो तो हम जानते हैं, पर बहुत बिकट स्थिति में वहाँ पर जो सेवाएं थी हमारी दुर्गम होने के कारण थोड़ा बिकट थी। 3 साल हो गए परिसर मुझे लगा 3-3.5 साल। किस तरह से कार्यकाल ठीक रहा। एक सेवा काल का मलिक सफर के रूप में लेता हूँ मैं इसे, पर एहसास नहीं है कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। मुझे नहीं पता ही जब कल से घर पे जाऊँगा, जब अपनी दिनचर्या में अंतर देखूँगा तब पता चलेगा कि वास्तव में सेवानिवृत्त हो गया हूँ। हरिद्वार जिले में डेंगू संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यहां डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। अचानक डेंगू के डंक से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल यहां कनखल, रोहालकी और रुड़की का है। डेंगू से लड़ने में असफल स्वास्थ्य विभाग की कवायद केवल लोगों से अपील करने तक ही सिमट कर रह गई है। आनन फानन में सरकारी अस्पतालों में जहां आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए, वहीं अस्पतालों में मरीज भगवान भरोसे हैं। हालात यह है कई सरकारी अस्पतालों में फिजिशियन तक की नियुक्ति नहीं है। देखिए अभी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोग को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और उसको अगर किसी कॉलोनी में किसी घर के परिसर के आसपास अगर पानी रोका गया है, रोक रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दे दें या स्वयं उसको हटा लें, ताकि रुके हुए पानी में लार्वा का डेवलपमेंट ना हो। चमोली के मीन गांव में पिछले 6 दिनों से चल रहे पांडव लीला के आज 7वें दिन पांडु राजा के श्राद्ध के लिए गैंडा वध का विशाल आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु और दर्शनार्थी मीन गांव पहुंचे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत तथा जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि देवराज रावत सहित कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। गैंडा वध के मंचन में कलाकारों द्वारा
बनाया गया गेंडा आकर्षण का केंद्र रहा। पांडव लीला के आयोजकों ने बताया, आजकल उनके गांव में प्रवासियों के आगमन से पूरे गांव में चहल पहल और रौनक लौट आई है और पांडव लीला को देखने के लिए दूर दूर से मेलार्थी तथा श्रद्धालु की बड़ी संख्या आ रही है। कि हमारी ग्राम पंचायत नीम में जो पांडव लीला का मंचन किया गया और इसमें हमारी पूरी क्षेत्रीय जनता का जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, इसको देखकर मन आत्मविभोर हो गया और मैं निकट भविष्य में भी ये कल्पना करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी जब कभी ऐसे धार्मिक या सामाजिक आयोजन होंगे तो उसमें हमारा जो क्षेत्र की जनता है उनका सहयोग हमेशा इसी प्रकार बना रहे, यही मुझे पूर्ण विश्वास भी है और हमेशा विश्वास रहेगा भी। धन्यवाद। मैं भगवान लिंगेश्वर महादेव, पांडव देवताओं, भगवान नारायण, माँ जगत जननी से भी विनम्र वंदना करता हूँ कि भगवान हमेशा इस क्षेत्र की जनता के लिए, सबके लिए अच्छी बुद्धि दे और जिससे कि सबकी मन में भगवान के प्रति आस्था बनी रहे और भविष्य में भी हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जरूर करेंगे। ये हमारी निष्ठा भी है और ये हमारा संकल्प भी है। धन्यवाद। सभी लोगों को हमें बहुत अच्छा लगा है कि हमारे मायके में लोग आज भी हमारे ये रीति रिवाज बहुत अच्छे तरह जो कि जनता के लिए अच्छा मैसेज आए। पहले होता था नृत्य तो पहले किसी को मालूम नहीं होता था, जब से चैनल वाले हमारे पूरा उत्तराखंड बनाया तब से हम लोग सबसे पिछड़े इलाके थे, आज हम नंबर 1 पे हैं और हमारा जो ये चमोली जिला है सबसे बेस्ट है और सबसे आगे है चमोली जिले में। मसूरी में द्वितीय अखिल भारतीय ज्योतिष समागम आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न विधाओं के ज्योतिषों सहित विदेशों से आए ज्योतिषों ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें मेडिकल, शादी ब्याह में आने वाली परेशानियां, देश की आर्थिक स्थिति, ग्रहों की दशा आदि आने वाले बादलों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में सूरीनाम, कनाडा, हांगकांग, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए ज्योतिषों ने भाग लिया। और ज्योतिष में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अच्छी सेमिनार की बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं देश भर से, तो उनके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगा। गूढ़ विषयों पर चर्चा हुई, तो कुल मिला के एक बड़ी सफलता थी कार्यक्रम की और मैं सभी आयोजकों को हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। किन बिंदुओं पर बात की गई यहाँ पर? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर बात हुई। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ कुछ लोगों ने जो शादी ब्याह में परेशानियां आ रही हैं उस पर प्रकाश डाला। व्यवहार को लेकर, माता पिता बच्चों के संबंधों को लेकर बात हुई। फिर सार्वजनिक चर्चा सब लोगों ने की। यहाँ पे बड़े ज्योतिषों को देखा कि भारत में खास बात की जा रही है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, लोगों को गलत राह पर मिला के, लेकिन ज्योतिष का काम जो है लोगों को सही राह पर लाना है। किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, कभी भी लालच में नहीं, समस्या नहीं आती है कि हम लोग लालच में उलझना शुरू कर दें। लालच से बचना चाहिए। मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं, बाकी सब कुछ ईश्वरीय हाथ है। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म करेगा, उचित कर्म करेगा और मेहनत से जीवन यापन करेगा, प्रभु शरण में रहेगा, तो अपने आप उसका कल्याण होना शुरू होगा। तो ज्योतिषी का काम होता है सिर्फ अधिकार। अब कोई भी ज्योतिषी अगर ये कहता है मैं ये कर दूंगा, वो नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति से बहुत दूर है कि बहुत भजन पूजन कराने के लिए धन लेते हैं, उनसे भी दूरी है कि आप घर बैठे हम कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। बड़े सिद्ध पुरुष ऐसा कर पाते हैं, वो फिर धन नहीं लेते। तो ऐसे लोगों से बचें। और जो मनुष्य का अपना लालच होता है ना, घर बैठे हुए में इतनी सिद्धि मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए,
घर बार सब बहुत अच्छा हो जाए, और इसलिए वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। एक और चीज़ होती है, जब व्यक्ति मुश्किल में होता है तो हर जगह कोशिश करता है, हर जगह वो भागता ही है, कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ पर भी आज एक ऐसा केस का डिस्कशन हुआ, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने मार्ग पे चलना चाहिए। हमें अपने मार्ग, ज्योतिषी को मार्ग दिखा दिया, तो ज्योतिषी ने मार्ग दिखा दिया, उस पर वह चले और प्रभु की नियमित प्रार्थना करें, कुछ उपाय करें प्रभु के निमित्त, अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। मनुष्य के कर्म का मनुष्य के भाग्य पर बड़ा प्रभाव होता है, तो सभी मनुष्य को कोशिश ये करनी चाहिए श्रेष्ठ कर्म करें। श्रेष्ठ कर्म यदि वो करते हैं तो भाग्य अपने आप बेहतर कर रहे हैं। इसका मकसद है लोगों के अंदर जागरूकता और सच्चाई का व्याप कराना कि ज्योतिष एक ऐसा सच है जो आम जनता के लिए, आम मानव की भलाई के लिए है। किसी भी जाग राज्य से उठते हैं, इससे ऊपर उठकर इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि मसूरी में ऐसे कार्यक्रम कम होते हैं। इस बार हमने ये काम पहाड़ों की रानी मसूरी के अंदर रखने का प्रोग्राम बनाया। कल हमारे यहाँ हवन था, आज हमारे यहाँ ज्योतिष का प्रोग्राम है जो कल तक चलेगा। सम्मेलन में कहाँ से ज्योतिष आए हैं? सुरीनाम जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, कनाडा से आए हैं, और आपके इधर से आए हैं हांगकांग से, प्लस दिल्ली से, गाजियाबाद से, मेरठ से, सहारनपुर से, देहरादून से, ऋषिकेश से, पंजाब से, हरियाणा से, और उसके बाद बेलगांव यानी कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, सभी जगह के हम विद्वान लोग यहाँ पर आए। टोटल कितने लोग आए हैं? हमारे यहाँ लगभग 157 लोग हैं। तो इस सम्मेलन में क्या किस चीज़ पर चर्चा हो रही है? इसके जो मुख्य जो उद्देश्य है, ग्रह कौशल में कब परिवर्तन होने से क्या क्या प्रभाव मानव जीवन पर और धरती पर पड़ता है, आने वाले वक्त में भारत के अंदर क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया। 2024 कैसा होगा हमारे देश का, उसके ऊपर वार्ता की गई है। भविष्य में जो हमारी करेंसी है तो उसके अंदर बदलाव होगा, उसके ऊपर चर्चा की गई। तो ऐसे कोई ठोस निर्णय अभी तक? इसके निर्णय तो कल निकलेंगे, कि कल जब हम इसका फाइनल करेंगे तब इसके निर्णय निकलेंगे, लेकिन विद्वानों का अभी तक मत चल रहा है। सुबह को हम लोगों ने 10 बजे शुरू किया था, अब लगभग 2:15 बजा है। ऐसे में तो अभी कल तक प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद आखिर में आके कंक्लूजन निकलेगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। इसमें किस किस विधा के ज्योतिष आए? इसके अंदर है जी टैरो, रमन, वैदिक ज्योतिष, वास्तु, पॉमिस्ट, सामुद्रिक शास्त्र, इसके अंदर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं।